मालिक, मुझे आज कुछ बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। क्या बात है सूर्या, अचानक शहर में क्या काम पड़ गया? ऊपर से आज का काम भी बंद करके जा रहे हो, क्या बात है बताओ। कुछ खास नहीं मालिक, आज से 2 दिन बाद मेरी पोती का जन्मदिन है, उसे कुछ तो भेंट करना पड़ेगा मालिक, बस वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा, नए कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हो? ठीक है, जाओ तुम। कपड़े तो वैसे भी हर त्योहार पर नए ले लेते हैं, इस बार सोने के झुमके लेने के लिए सोच रहा हूँ मालिक। क्या कहा? सोने के झुमके ले रहे हो? पर उसके लिए तो बहुत खर्चा होगा सूर्या, और आजकल तो सोने का दाम भी काफी बढ़ चुका है। दाम की कोई परवाह नहीं है, मेरा मेरी पोती के अलावा और है ही कौन, उसको ही नहीं लाके दूंगा तो और किसको लाके दूंगा मालिक। हमेशा की तरह तुम अपनी कमाई पोती पर ही खर्च करते हो। और हाँ, एक और बात कभी मत भूलना, उसकी तुम्हें अच्छे से और धूमधाम से शादी भी करनी है, और उसके बाद तुम्हें अकेले ही जीवन काटना पड़ेगा, इसलिए कुछ अपने लिए बचा कर रखना। क्या करूं मालिक, रहने के लिए तो 10 एकड़ जमीन है, मगर मुझे तो आज मेहनत करके जीना पड़ रहा है। 10 एकड़ है तो क्या हुआ, उसमें कुछ भी फसल नहीं मिलने वाली, पूरा बंजर है वो जमीन। उस जमीन से तुमको कभी कोई लाभ नहीं होने वाला है। अच्छा ठीक है, तुम वापस आते वक्त ये याद रखना कि शहर में एक मिठाई की दुकान है ना, वहाँ से तुम्हें 1 किलो मिठाई घर के लिए लेके आनी है। तभी सूरैया शहर जाने के लिए निकल जाता है। सेठ जी, मेरी पोती के लिए कान के सोने के झुमके लेना चाहता हूँ, अच्छे वाले दिखाइएगा। क्या बात है सूर्या, पिछले साल अपनी पोती के जन्मदिन पर आया था, उसके बाद आज दिखाई दिया। लगता है आज फिर तुम्हारी पोती का जन्मदिन आ गया है, कान के झुमके दिखाओ ना। हाँ सेठ जी, उसके लिए उसके हर जन्मदिन पर कुछ तो सोने की चीज भेंट करना ही मेरी परम इच्छा है। तरह तरह के गहने हैं, पहले बताओ तुम्हें कितने ग्राम तक चाहिए? फिलहाल मेरे पास 1000 रुपए हैं सेठ जी, उतने में कितने ग्राम आएंगे? 1000 रुपए में 5 ग्राम सोना आ जाएगा। ये लो, इन सब में सारे 5 ग्राम के सोने के झुमके हैं, इनमें से कौन सा तुम्हें पसंद है देख लो। ये सब के सब झुमके नए हैं। मुझे ये पसंद है, ये दे दीजिए सेठ जी। हाँ यही। ठीक है, इसके पूरे 1000 रुपए हो गए। अब क्या फिर सीधे अगले जन्मदिन पे ही आओगे? मेरी पोती अब विवाह योग्य हो गई है सेठ जी, अगर शादी पक्की होगी तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और वो रात को अपने घर पहुंच जाता है। सरिता आओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ देखो ना। क्या लाए हो दादा, दिखाओ। क्या है ये क्या है? कान के झुमके? ओफो, ठीक ऐसे ही जोड़ा एक मेरे पास है ना, फिर क्यों लाए हो आप? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी, ठीक ऐसा ही जोड़ा तुम्हारे पास है? बाप रे, ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। मैं क्या करूं, उस सेठ ने तो मुझे एकदम नया जोड़ा बोल के दिया था। आप जो गए थे, आपको तो कोई भी धोखा दे देगा। ऐसे ही जोड़े आप मेरे लिए 2 साल पहले लाए थे, याद नहीं क्या? क्या करूं बेटी, अब तो मेरी उम्र हो गई है ना, मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है। उस दुकानदार ने भी मुझे नहीं बोला। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, कल जाके बदल आना, कान की बाली लेकर आना। ठीक है बेटा, कल जाके ले आऊंगा। अभी तुम्हारे जन्मदिन में पूरे 2 दिन बाकी है ना? और अगले दिन सूरैया फिर से शहर में सोने की दुकान पर जाता है। तुम्हें जो वाली चीज चाहिए उसके लिए तो पूरा 6 ग्राम सोना लगेगा सूर्या, यानी कि और 200 रुपए ज्यादा लगेंगे इससे, ठीक है? नहीं तो यही दे दूं क्या? और 200 रुपए? ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, मेरी पोती की खुशी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वैसे वो अपनी पोती को बहुत लाड और प्यार से पालता था। और कुछ दिनों के बाद सूरैया देखो, तुम्हारी पोती के लिए तुमने रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था ना, एक अच्छा सा रिश्ता आया है, मगर वो लोग दहेज में 20,000 रुपए मांग रहे हैं। बाप रे, 20,000 रुपए? इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा, इतना दहेज नहीं दे पाऊंगा। शिवकाशी, हम बाद में कोई रिश्ता ढूंढ लेंगे। अरे ऐसा क्या बोल रहे हो सूरैया, लड़का सरकारी ऑफिसर है, बढ़िया तनख्वाह है, ऊपर से शहर में भी रहता है, घर में बैठे बैठे शहर से रिश्ता आया। सूर्या, एक बार फिर से सोच लो, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। अब आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, मगर इतनी बड़ी रकम मैं कैसे और कहां से लाऊंगा? देखो सूर्या, फिर से ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है, पहले बता रहा हूँ। लड़का भी भोला भाला और पढ़ा लिखा है, चाहो तो एक बार फिर से सोच लो। देखिए, मेरे पास इतनी रकम नहीं है, खेत बेच के रकम इकट्ठा करने के लिए सोचे तो अभी उस बंजर को खरीदने वाला कोई नहीं है। उसके अलावा एक घर है, इस घर को बेचने पर ही धन मिलेगा मुझे। तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, उस घर को बेच दो और अपनी पोती की धूमधाम से शादी कर दो, और शादी के बाद तुम भी अपनी पोती के साथ शहर में रह सकते हो, है कि नहीं? आप ये क्या बात बोल रहे हो, बेटी के ससुराल में मैं कैसे रह सकता हूँ? ठीक है, आपने आज ही बताया था ना, मुझे 4 दिन की मोहलत दीजिए,
मैं आपको सोच के बताता हूँ। देखो सूर्या, जहाँ तक मुझे मालूम है, इससे अच्छा रिश्ता तुम्हारी पोते के लिए कोई नहीं ला सकेगा। ठंडे दिमाग से सोच लो, मौका छूट गया तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। और सूरैया शाम को अपने घर पहुंच जाता है। देखो बेटा सरिता, अभी तुम्हारे लिए 2 रिश्ते आए हैं। एक गांव के किसान का रिश्ता है, दूसरा शहर में नौकरी करने वाले लड़के का रिश्ता है। दोनों में से तुम किसको पसंद करोगी? ये क्या दादाजी, कोई भी इस गांव में रहने के लिए राजी होगा क्या? बोलिए, मुझे तो शहर में ही रहना पसंद है। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए शहर का रिश्ता ही पक्का करूंगा। तुम जहाँ भी रहो, मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। अगले दिन सूरैया अपने मकान मालिक रंगनाथ के पास जाके बोलता है, देखिए मालिक, मैं अभी अपना घर बेचना चाहता हूँ। अगर कोई खरीदने वाला हो तो बताइएगा। क्या हुआ सूर्या, अचानक तुम्हें कौन सी परेशानी आ गई जो अचानक से तुम घर बेचने को तैयार हो गए हो? देखिए मालिक, अभी मेरी बेटी की शादी करनी है मुझे। लड़का सरकारी अफसर है, शहर में रहता है। वे लोग 20,000 रुपये दहेज मांग रहे हैं मुझसे। अच्छा रिश्ता है, मैं उसको गंवाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए घर बेच के पोती की शादी करना चाहता हूँ। खरीदने वाले तो बहुत हैं, मगर सूर्या, अगर तुमने उस घर को बेच दिया तो तुम कहाँ रहोगे? मेरा क्या है मालिक, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ। आपके बंजर में एक छोटी सी झोंपड़ी में रह लूंगा। सूर्या, तुम अपनी पोती से कितना प्यार करते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अब क्या ही करें। अच्छा दाम आए तो ठीक है, अगर कोई नहीं आया तो मैं ही उसे खरीद लूंगा। तब तक तुम शादी की तैयारियां करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अब कल ही शिवकाशी जी को खबर भेज के उस रिश्ते को पक्का करवा दूंगा। और सूरैया अपने घर को बेचकर अपनी पोती की शादी बहुत धूमधाम से करता है। उसके बाद अपने लिए बंजर जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर खेती बाड़ी और मजदूरी करके जीवन बिताना शुरू करता है। सूर्या, अभी तुम्हारी पोती कैसी है? शादी के बाद जाके देख के आए हो कि नहीं? नहीं मालिक, अभी 10 दिनों के बाद उसका जन्मदिन है ना, तभी देख के आऊंगा। रोज रोज खाना पकाना तुम्हें मुश्किल नहीं लग रहा है क्या? अब इस उम्र में तुम कितनी मुश्किलें झेलोगे? जाकर अपनी पोती के पास रहो ना, उसमें क्या दिक्कत है? अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। देखते हैं, सब कुछ भगवान की ही कृपा है। और सूरैया अपनी पोती के जन्मदिन के अवसर पर शहर जाता है। दादाजी, आप आ गए? आइए आइए, आज मेरा जन्मदिन है ना, आप अब तक नहीं आए, मैं यही सोच रही थी। इतने में आप आ ही गए। भोजन का समय हो गया है, मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है बेटा, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। देखो क्या लाया हूँ। जरा देखने दीजिए। चांदी की पायल है क्या? ये देने के लिए इतनी दूर चलकर आए हो आप? हर साल मेरे जन्मदिन पर आप सोने की चीज भेंट करते थे ना, आज क्यों ऐसे चांदी की पायल लेके आए हो? मुझे तो हरगिज पसंद नहीं आया ये तोहफा। इस बार भी सोने का तोहफा लाने के लिए सोचा था बेटा, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए चांदी की पायल ही ले आ सका। बुरा मत मानना बेटी। इस बारे में तो मैंने अपने पति को बहुत ज्यादा बताया था। हर साल आप मेरे जन्मदिन पर एक सोने की चीज भेंट करते हैं, ये वो। अब मैं किस मुंह से उनको ये दिखाऊंगी? इससे बेहतर तो आप ना लाते। आप ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। बुरा मत मानो, अगले साल जरूर सोने की चीज ही भेंट करूंगा, तुम्हें देख लेना। बात करते समय ही सरिता का पति रमेश घर आ जाता है। और दादाजी कैसे हो? सेहत तो ठीक है ना आपकी? और आप यहाँ कब आए? अभी आया हूँ। आज मेरी पोती का जन्मदिन है ना, तो मिलने के लिए आया हूँ। तब तो आप जरूर कोई ना कोई भेंट लाए होंगे, जरा दिखाइए मुझे। ये लो, ये चांदी की पायल लेकर आए थे। बहुत सुंदर है, और ये तुम पे बहुत सुंदर लगेगी। दादाजी, आप भी ना अकेले उस गांव में क्यों रह रहे हो? हमारे पास आ जाओ ना यहाँ। इस उम्र में खेतीबाड़ी का काम करना कितना मुश्किल है। जब तक मेरी बाजुओं में ताकत है, तब तक किसी पे बोझ बन के रहना पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। खाना खा के जाइएगा, वापस जाने में काफी समय लगेगा। तभी सूरैया शहर से गांव जाने के लिए सफर शुरू करता है। तुम्हारे दादाजी तुम्हारा जन्मदिन कभी नहीं भूलते। ये बात कितनी सौभाग्य की है ना? इसमें सौभाग्य की क्या बात है? सोने का लेकर आएंगे ये सोचा था, उतनी दूर से ये चांदी की पायल लेकर आए हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जरा देखो तो, इसका वजन भी कितना कम लग रहा है। देखो, वो अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हारे लिए तोहफा लाए, और वैसे भी तुम्हारे बचपन से तो वो तुम्हें सोना ही भेंट करते आए हैं। इस साल तुम यही भेंट ले लो। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो वो भी तुमसे इतना प्यार नहीं करते। वो तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, मैंने तो उनको एक बार भी नहीं देखा था। अगर आज वो लोग जिंदा रहते तो वो दादाजी से ज्यादा मुझे प्यार करते। उन्होंने घर बेच के तुम्हारी शादी की थी, मगर तुम में जरा भी दया नहीं है। ठीक है, अब ये पैसे अलमारी में ले जाकर रख दो।
आप हर महीने तनख्वाह के अलावा बीच बीच में ऐसे 3-4 बार पैसे मुझे ला कर दे रहे हो। क्या बात है, आपके पास कुछ जमीन जायदाद है क्या? ये पैसे उनसे मिल रहे हैं क्या? हमारी कोई जमीन जायदाद नहीं है। अब हम किराए के मकान में भी रह रहे हैं। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना। अगर दूसरी कमाई का मार्ग नहीं है तो पैसे हमें क्यों मिल रहे हैं? दफ्तर में मैं कुछ लोगों के काम आसानी से कर देता हूँ, इसीलिए वो सब लोग मुझे ये पैसे देते हैं। वही पैसे हैं ये। यानी कि आप ऑफिस में आसानी से काम करवाने के बदले में लोगों से रिश्वत ले रहे हो आजकल? देखो, इतने जोर से मत बोलो। मैंने अपना घर बेच के सामने से पैसे देके ये नौकरी पाई है। उस नौकरी को देख के ही तुम्हारे दादाजी ने मुझे दहेज में 20,000 रुपए दिए थे। और दफ्तर में मैं अकेला नहीं हूँ जो रिश्वत लेता हूँ। मेरे बड़े अफसर से लेकर दफ्तर के चपरासी तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब रिश्वत लेते हैं। ठीक है, आप कैसे कमाते हो मुझे क्या पड़ी है। मैं तो सोनार से कब से सोने का हार बनवाना चाह रही थी। इन पैसों से ही बनवाऊंगी अब। बनवा लेना और उस सोने के हार को अपने जन्मदिन की भेंट मान लेना। मगर मैं दफ्तर में रिश्वत ले रहा हूँ ये बात किसी को मत बताना, वरना सब खत्म हो जाएगा। कुछ महीने बीतने के बाद भी सूर्या अपने गांव में खेती बाड़ी की मजदूरी का काम करता रहता है। मालिक, आज की आप मजदूरी देंगे तो ही मैं अपने घर जाऊंगा। क्या हुआ सुरैया, तुम इतने कमजोर लग रहे हो। ऐसी हालत में भी काम पे आना जरूरी है क्या? क्या करूं मालिक, रोज मजदूरी करूंगा तो ही मेरा पेट पलेगा। अगर काम नहीं करूंगा तो कौन मुझे खाना खिलाएंगे। अब घर जाके खाना भी पकाना है। कुछ भी बोलो सुरैया, मुझे तुम्हारा हाल देखकर तरस आ रहा है। ये लो मजदूरी, ठीक से घर जाना। सूर्या अपने घर जाते वक्त खेत में नीचे गिर जाता है और उनके पाँव में चोट लग जाती है। बाप रे, ऐसे कैसे गिर गए सुरैया? जरा देख के चलना चाहिए ना। हाथ दो, मैं पकड़ता हूँ। अरे, मैं चल नहीं पा रहा, शायद पाँव की हड्डी टूट गई। ठीक है, मुझे देखने दो। और एक व्यक्ति की सहायता से दोनों मिलकर सूर्या को वहाँ से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर सूर्या के पाँव को पट्टी बांधकर घर भेज देता है। देखो सुरैया, ऐसी हालत में चलना तुम्हारा मुश्किल है। डॉक्टर ने तुम्हें 1 महीने के लिए आराम करने के लिए कहा है, इसलिए अब तुम सारे काम धंधे छोड़कर 1 महीना घर पर रहोगे। अब तुम घर पर ही रहना, जरा संभल के। और वो सूर्या को घर छोड़कर चला जाता है। हे भगवान, ये कैसी आपत्ति आ पड़ी है मुझ पे। अब इस स्थिति में मैं कैसे काम पे जा पाऊंगा? अगर काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? लगता है इस पूरे महीने पोती के जन्मदिन के भेंट के लिए बचा के रखे पूरे पैसे खर्च करने पड़ेंगे मुझे। फिर वो पोती के जन्मदिन के भेंट के लिए बचाए रखे पूरे पैसे की दवाई और गुजारे के लिए पूरे पैसे खर्च कर देता है। तभी पोती का जन्मदिन भी आ जाता है। ये क्या है भगवान, अपनी पोती के जन्मदिन पर मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मैं तो उनको देखे बगैर नहीं रह पाऊंगा। अब मैं एक काम करता हूँ, कोई अच्छी सी मिठाई लेके जाता हूँ। वैसे ही सूर्या घी की मिठाई लेकर अपनी पोती सरिता के पास जाता है शहर में। दादाजी को दूर से आते हुए सरिता देखती है। ये क्या, दादाजी के कपड़े पूरी तरह से फट गए हैं और गंदे हैं। देखने में तो दादाजी बहुत कमजोर लग रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन है, क्या तोहफा लेकर आए होंगे आज? देखते हैं आज मुझे ये क्या तोहफा देंगे। दादाजी, आप आ गए। मेरे जन्मदिन पर आप जरूर आएंगे, ये मुझे पता था। इस बार क्या तोहफा लाए हैं आप मुझे देने के लिए? इस बार मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ बेटा। बहुत दूर से आया हूँ ना, तो थक गया हूँ। बेटा, पीने के लिए थोड़ा पानी लेकर आओ ना। सरिता पीने के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद सूर्या कहता है, हाँ, अब लग रहा है कि थोड़ी सी ताकत मिली है मुझे। गर्मी बहुत है बेटा। ये लो, तुम्हारे लिए ये घी की मिठाई लेकर आया हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होंगी, देखो। ये क्या है, उतनी दूर से आप मिठाई लेकर आए हो? पिछले साल ही अच्छा था, कम से कम चांदी की पायल लाए थे आप। क्या करूँ बेटा, मैं खेत से आते वक्त गिर गया था, पाँव की हड्डी भी टूट गई थी। ठीक है, आप जाओ। इन फटे हुए कपड़ों में मेरे पति ने आपको देखा तो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। ये क्या है? बहुत भूख लगी है बेटा, थोड़ा सा खाना खा के जाऊंगा। उनके आने का समय हो गया है, बीच में किसी होटल पर रुककर खाना खा लेना। अब जाओ। ये सरिता मुझे ऐसा क्यों बोल रही थी? हाँ, छोटी बच्ची है ना, उसको बात करने का तरीका नहीं पता। बहुत भूख लग रही है, मगर मैं अपने पूरे पैसे खर्च करके वो मिठाई लेकर आ गया। अब तो कैसे भी करके घर पहुंचना बेहतर है। फिर सूर्या अपने गांव जाने लगता है। इतने में सरिता का पति घर आता है। ये क्या हुआ, इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? आज मेरा जन्मदिन है, याद है ना आपको?
पिछले साल आपने सोने का हार दिया था मुझे, आज क्या दे रहे हो? अब मैं क्या दूं? पिछली बार तो रिश्वत के पैसों से हार खरीद के दिया था और रिश्वत लेने की वजह से मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। कल से क्या करूंगा ये सोच के तो मेरे पसीने छूट रहे हैं और तुम्हें भेंट चाहिए। क्या नौकरी गवाकर घर आए हो आप? मेरे दादाजी आपसे बेहतर हैं। कम से कम वो मिठाई लेकर आए थे मेरे जन्मदिन पर तोहफे में। आप कुछ नहीं लाए हो और ऊपर से नौकरी गवा कर आ गए हो। अब चुप भी हो जाओ। नौकरी गवा के मैं इतना परेशान हूँ और तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। और रिश्वत से लिए हुए सारे पैसों को भी सरकार रमेश से जब्त कर लेती है। ऐसी हालत में सूर्या अपनी पोती के घर में हुए अपमान के बारे में वीरैया को बोलकर बहुत दुखी होता है। और कुछ दिन बीतने के बाद सुनो सुरैया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे बंजर जमीन को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा शहर से व्यापारी आया है। हाँ, व्यापारी मेरे बंजर को खरीदना चाहता है। खरीद के वो क्या करेगा? मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। तुम्हारी जमीन रास्ते के एकदम नजदीक है ना, इसलिए वो तुम्हारी जमीन खरीद कर वहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। 1 एकड़ का 20,000 रुपए देने के लिए तैयार है वो लोग। यानी कि तुम्हारी पूरी जमीन खरीदने के लिए वो लोग तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। ऐसा है, काम करने की शक्ति नहीं बची है। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। ऐसे समय में भगवान ने बहुत कृपा की है मुझ पे। तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। फिर सुरैया की किस्मत उसका साथ देती है और उसकी बंजर जमीन को व्यापारी खरीद लेता है और पूरे 2 लाख रुपए उनके हाथ में दे आता है। उसी समय सरिता और रमेश दोनों अपने दादाजी के पास आते हैं। हाँ, आओ बिटिया, अब तुम्हारा दादाजी लखपति बन गया। ये खबर सुनकर फिर से आई हो। मैं जानता हूँ तुम अपने दादाजी के पास सिर्फ पैसों के लिए आई हो। कभी तुमने अपने माता पिता को देखा? मेरी बात का जवाब दो। अरे अब वो सब छोड़ो ना वीरिया, वो बच्ची है, उससे छोटी सी गलती हो गई। तुम ठहरो सुरैया, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मैं सरिता। एक बार एक अजनबी जोड़ा गंगा में सफर कर रहा था। अचानक से उनकी नाव पानी के अंदर डूब गई और उनके हाथों में एक बिटिया थी। माँ बाप दोनों को खाने वाली उस बिटिया को उसके जन्मदिन पर सोने की चीजें चाहिए। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अपना घर बेचकर नौकरी वाले और अच्छे लड़के से शहर में तुम्हारी शादी करवाई। और तुमने उसके बदले में क्या किया? खाना देने की बजाय अपने दादाजी को बाहर धूप में खड़ा रखा और उनकी बेइज्जती की और घर से निकाल दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? जिस दादाजी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी अच्छी शादी की, खुद भूखा रहा, तुम्हें शर्म नहीं है? तुमने उसके साथ क्या किया? बस करो ना नाना जी, मैं समझ गई हूँ। मैं अनाथ ही हूँ ना। एक अनाथ को सहारा देने वाले अपने दादाजी का अपमान किया था मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए दादाजी। फिर उस दिन से सरिता और रमेश भी उसी गांव में सुरैया के साथ खुशी